ठीक है हमज़ा, ठीक है। अच्छा, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास जो है बेसिकली लैब की क्लास है। ठीक है, लास्ट क्लास जो हमने ली थी वो थी थ्योरी के बारे में। ठीक हो गया? तो आज की क्लास में हम जिस तरह थ्योरी का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इस तरह आज हम लैब का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, ठीक है, बेसिकली हम जो हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर लैब में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसको देखेंगे कि हमने ऑटोकैड में कौन कौन से फंक्शंस को कवर करना है। ठीक है, कौन कौन से एरियाज़ को हमने कवर करना है, तो आज उसके ऊपर हमारी प्रेजेंटेशन होगी। तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फिर हम प्रॉपर जो है सॉफ्टवेयर के ऊपर काम शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन पहले आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आई थिंक लास्ट लेक्चर भी है लैब का, ठीक है, थ्योरेटिकल जो होगा, जो सिर्फ स्लाइड्स पे होगा। ठीक है, तो ये जो आउटलाइन है इसको आपने सही तरीके से समझना है और ये क्लास में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। तो इसका लिंक जो है मैं आपके पोर्टल पे पेस्ट करूँगा, जो आपके पोर्टल की आईडी है। ठीक है, तो वहाँ से फिर आप गूगल ड्राइव पे एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को किसी चीज़ में इशू आ जाए तो इस बारे में क्लियर है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। तो बेसिकली जिस तरह हमने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, थ्योरी में, उसी तरह सेम ऑब्जेक्टिव्स हमारे लैब के भी हैं। ठीक है, इसमें भी हम जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है, जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हम ऑटोकैड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑटोकैड का जो इंटरफेस होगा, इंटरफेस मीन्स जो स्क्रीन आपको सामने नज़र आती है जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हो। ठीक, तो उसमें सामने कौन कौन से ऑप्शंस नज़र आते हैं आपको, ठीक है, जो ही फर्स्ट लुक आप देखते हो, तो उन ऑप्शंस का यूज़ क्या होगा, ठीक है, वो सीखना हमारा ऑब्जेक्टिव है। देन उसके बाद जो है, अच्छा जी, जो भी आ रहे हैं अपनी ऑडियो ऑफ करें। ठीक है, ठीक है, देन उसके बाद जो भी हम मॉडलिंग उसमें करेंगे, ठीक है, आया वो बिल्डिंग की करते हैं या आया वो जो है हम, ठीक है, अच्छा ये जो भी यार मुझे यहाँ से फिर वन बाय वन म्यूट करना पड़ता है एक एक माइक। ठीक है, तो अच्छा सेकंड जो है, हम उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी मैप बनाएंगे या आया वो बिल्डिंग का मैप है, रोड का मैप है, ठीक है, तो ऊपर जो हमें ऑप्शंस उस सॉफ्टवेयर में उसको यूज़ करते हुए जो हम नीचे ड्राइंग बनाएंगे उसको बेसिकली हम मॉडलिंग या ड्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो उसमें डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे। देन उसके बाद आ जाते हैं आउटकम्स के ऊपर, जिसको हम CLOs कहते हैं। ठीक है, तो आउटकम्स में सेम उसी तरह के हमारे दो आउटकम्स हैं। एक ये है कि हम स्ट्रक्चर्स को इसमें बनाना सीख लेंगे कि उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, कौन कौन से तरीक़ों से हम करते हैं। और सेकंड चीज़ जो होगी, हम इसमें बेसिकली स्टार्ट में हम 2 डायमेंशनल 2D जिसको कहते हैं, ठीक है, 2D हम जो है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो इंशाल्लाह एट द एंड अगर हमें 1 या 2 वीक मिला तो उसमें हम 3D मॉडलिंग की तरफ भी जाएंगे, जो कि 3 डायमेंशंस में हमारे पास ड्राइंग आती है। ठीक है, तो उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, देन उसके ऊपर हमारा फोकस होगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं सिलेबस के ऊपर। ठीक है, तो सिलेबस में सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन को हम इसीलिए आज डिस्कस कर लेते हैं ताकि फिर आगे इसकी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन को बेसिकली देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑटोकैड का। ठीक है, तो ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली उसका जो मेन पर्पज़ है वो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को डिफरेंस आइडेंटिफाई किया था आर्किटेक्चर का और स्ट्रक्चर का। ठीक है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन से मुराद होता है कि हमें पता चले कि इस बिल्डिंग में आपने कितना स्टील यूज़ करना है, स्टील की स्पेसिंग क्या होगी, ठीक है, या आपने वहाँ पे बीम कॉलम की थिकनेस कितनी रखनी है, इसको हम स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग कहते हैं। ठीक है, जो ऑटोकैड में हम नहीं पॉसिबल है कर सकते। ठीक है, कैड के अंदर आते हैं जो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की। ठीक, लेकिन जो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज़ करें इसको हम कहते हैं आर्किटेक्चर डिज़ाइन। ठीक है, ऑटोकैड, इसमें हम लेआउट डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर होगा उसके फर्स्ट लुक कैसे होगी, फ्रंट लुक कैसे होगी, टॉप व्यू उसका कैसा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग के अंदर जो रूम्स हैं उनके डायमेंशंस क्या होंगे। ठीक है, एक अगर स्टोरी है तो स्टोरी के अंदर फ्लोर्स कितने होंगे, ठीक है, उसके अंदर आपके अपार्टमेंट्स कितने होंगे, ठीक है, रूम किचन्स वगैरह, तो इन सब डिटेल्स को हम डिफ़ाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं आर्किटेक्चर ड्राइंग। ठीक है,
फिर इस आर्किटेक्चर ड्राइंग की बुनियाद के ऊपर ही आगे डिज़ाइनिंग की जाती है। क्लियर? तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे कि बेसिकली हम ड्राफ्टिंग के बारे में सीख जाएँ, ठीक है, जो कि पहला स्टेप होता है किसी भी स्ट्रक्चर को सिविल इंजीनियरिंग में बनाने के लिए। पहला स्टेप ये होता है कि हमने उसके ड्राइंग बनानी होती है, ठीक है, स्केच बनाना होता है। तो पुराने ज़माने में तो पेपर वगैरह यूज़ किए जाते थे, पेपर्स के ऊपर स्केचेस बनाए जाते थे। देन वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास जो है वो लगता था, प्रोजेक्ट काफ़ी डिले हो जाते थे, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, ठीक। तो जो जो टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई तो उसकी जगह सॉफ्टवेयर ने ले ली, तो वही काम अब हम सॉफ्टवेयर में भी कर लेते हैं। लेकिन इसके एक फ़वाद तो हमारे पास ये आ गया कि टाइम हमारे पास कम यूटिलाइज़ होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास फ़ायदा ये आता है कि ह्यूमन एरर्स नहीं होते इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक इंसान पेपर के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ड्राइंग्स अक्सर बनाते हो या आपने जो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें आपने स्टडी किया होगा जब आप ड्राइंग शीट्स बनाते हैं तो उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा गलतियाँ या एरर्स के चांसेस आते हैं, ठीक है। तो ये तो अब हम प्रोफेशनल्स ड्राइंग की तरफ जा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर में हमारे पास ये इश्यूज़ फिर नहीं आते, ठीक है। आपके पास एक स्टैंडर्ड और प्रोफेशनलिज्म अडॉप्ट हो जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो ये बेसिकली 1980s में जो था अमेरिकन कंपनी थी ऑटोडेस्क, ठीक है। तो उन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया था, बेसिकली फ़र्स्ट वर्जन जो इसका आया था, ठीक है, पहला इसका। देन उसके बाद जो है ये अपडेट होते गए, इसमें न्यू उन्होंने फीचर्स डालते गए, ठीक हो गया। देन उसके बाद जो है अच्छा, इसको अब हमें यूज़ करने का फ़वाद एक और कौन सा है, इसका एक ये फ़ायदा है कि जो भी हम काम कर रहे होते हैं, कमांड्स दे रहे होते हैं सॉफ्टवेयर पे, उसी टाइम पे ये हमें सामने ग्राफिकल डिस्प्ले भी बता देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर हम सॉफ्टवेयर्स देखते हैं, लेट्स से कंप्यूटर साइंस की तरफ आप देखें तो कुछ लैंग्वेज सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप कमांड्स लिखते रहते हैं लेकिन सामने आपको कुछ नज़र नहीं आता। तो ये उनके मुकाबले में थोड़ा इजीली डिस्प्लेबल है। आप यहाँ पे जो कीबोर्ड या माउस के ज़रिए जो इनपुट देते हो, इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, तो आपको मॉनिटर के ऊपर जो है उसका ग्राफिकल डिस्प्ले जो होता है, ठीक है। तो इसका पार्ट 1 ये था इंट्रोडक्शन का। देन इसके बाद अब हम जाते हैं तो इसका बेसिकली स्टार्ट में जो सॉफ्टवेयर्स आते थे ऑटोकैड के, ठीक, बेसिकली उनका फोकस जो था वो 2 डायमेंशन था, ठीक है। 2 डायमेंशन से मुराद एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। हम उसमें शायद ये सिस्टम जो है ये ऑटोमेटिकली अटेंडेंस ले लेगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो अटेंडेंस में शेयर भी कर लूँगा आप लोगों के साथ। और अच्छा, साथ साथ मुझे फिर चैट में बताते भी जाएँ आप लोगों को जो पॉइंट क्लियर ना हो, ठीक है, या अगर मेरे वॉइस में कोई इशू वगैरह आ रहा है सिग्नल्स में तो ठीक है, साथ साथ मुझे बताते जाएँ। अच्छा, तो ये तो ओल्ड वर्जन्स जो थे वो 2 डायमेंशनल थे, ठीक है। तो जो ही अच्छा फर्स्ट जो इसके 10 थे जो वर्जन्स थे वो बेसिकली 2 डायमेंशन थे। देन उसके बाद जो हमारे पास एडवांस अब आजकल जो आ रहे हैं इसके वर्जन्स, तो वो बेसिकली जो हैं 3 डायमेंशन है, ठीक। 3 डायमेंशन से मुराद हमज़ा, अच्छा ये इशू कंफर्म कर लें, बाकियों को भी ये आवाज़ का इशू आ रहा है। देन फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आगे, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं है ना अगर आपको आवाज़ सही। हमज़ा ऐसे करो कि यार मुझे लग रहा है आपकी तरफ सिग्नल का कोई इशू है, क्योंकि बाकियों के कमेंट वो कह रहे हैं कि ठीक है। ठीक है, बस चैट में बताएं, ठीक है, वॉइस ओपन नहीं करें, चैट में मुझे बता दीजिए। हमज़ा ऐसे करो यार थोड़ी अपनी लोकेशन चेंज कर लो,
मुझे लग रहा है आपकी तरफ थोड़ा सिग्नल का इशू है। ठीक है, ये छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, ये नेटवर्क प्रॉब्लम्स जो हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो पॉइंट जो डिस्कस कर रहे थे वो हम 3D के ऊपर कर रहे थे। ठीक, देन उसके बाद जो था ये एडवांस होता गया ये सॉफ्टवेयर। तो इसको अब 3 डायमेंशनल नॉर्मली जो इसका डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस से मुराद आपका जो सामने इंटरफेरेंस में जो वर्क जहाँ पे आप काम करते हो, ठीक है, वो जो जगह है, ठीक है, वो अब मल्टी डायमेंशनल हो गई है। ठीक है, उसमें ऐसे फ़ीचर्स हैं तो आप उसमें 3D जो है ऑब्जेक्ट की डिज़ाइनिंग कर सकते हो, 3D व्यूज़ उसमें बना सकते हो। ठीक हो गया, तो ये जो है न्यू सॉफ्टवेयर जो है ये इसके ये फ़ीचर्स हैं। ठीक हो गया, अच्छा, हम यहाँ पर कौन से चीज़ को फॉलो करेंगे? तो बेसिकली जो है इस सॉफ्टवेयर को हम बेसिकली हमारा पर्पस जो है वो स्टडी करना है। ठीक है, इसकी जो बेसिस हैं उनको सही तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें 2D के जो इसके बेसिक जो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, तो उनको हम पहले सही आइडेंटिफाई कर लें या उनके ऊपर हम सही प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तभी जो है हम इसके एडवांस वर्जन्स और 3D की तरफ हम जा सकते हैं। तो इस जो सब्जेक्ट इस कोर्स में हमारा मेन फोकस जो होगा वो 2D के ऊपर होगा, 2D ड्राफ्टिंग, 2 डायमेंशनल एक्स एंड वाई डायरेक्शंस जो नॉर्मली होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर हमारा फोकस होगा। तो ये था आप लोगों का सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन। अच्छा, इसको जो है मैंने आज की क्लास में इसलिए कवर कर दिया कि आगे जो है हम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते रहेंगे इंशाल्लाह, तो फिर मतलब थ्योरी के ऊपर हम जाएँ ना, ठीक है ना, आज की क्लास में जितनी हम सॉफ्टवेयर से मुतालिक थ्योरी है उसको कवर कर लें। ठीक हो गया, तो इसीलिए जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था वो मैंने आज ही कवर कर लिया। अच्छा, अब इसकी तरफ हम आगे जाएंगे। अच्छा, ऑटोकैड काम कैसे करता है? ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सॉफ्टवेयर हम उठा के ले लें तो उसके अंदर बेसिकली जो है कोई ना कोई सिस्टम मौजूद होता है जो हमारी स्क्रीन के बैकग्राउंड पे, ठीक है, उसके पीछे जो कमांड्स को क्रिएट कर रहा होता है या जो हम इनपुट दे रहे होते हैं कीबोर्ड के ज़रिए, माउस के ज़रिए, वो सॉफ्टवेयर उसको कैसे लेता है। ठीक है, तो इसी तरह हम ऑटोकैड में देखें तो ऑटोकैड बेसिकली जो है वो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर काम करता है, क्योंकि हमारा काम जो है बेसिकली इसके अंदर ड्राफ्टिंग करना होता है। तो ड्राफ्टिंग से मुराद ये है कि हम स्केलिंग करेंगे, डायमेंशन देंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10 फीट वॉल की हाइट है, किस डायरेक्शन में हाइट। बेसिकली हमारे पास अगर हम कॉर्डन को देखें, आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत याद हो कॉर्डन्स के बारे में ज्योमेट्री में, तो हमारे पास जो है 4 कॉर्डन्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉर्डन जो है उसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, एंड सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो बेसिकली वही जो क्वाड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट है ग्राफ का, उसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है ये ऑटोकैड काम करता है। ठीक है ना, तो इसमें अगर हम ऑटोकैड को देखें तो इसमें हमारे पास 3 किस्म के सिस्टम्स हैं। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। पहला जो है उसको हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से मुराद बेसिकली ये 2 डायमेंशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर ऑटोकैड को कमांड देते हैं कि लेट से मेरे पास जो वॉल है वो 10 फीट हाइट है और 10 फीट उसकी विड्थ है, तो ये मेरे पास 2 डायमेंशन मीन्स मैंने उसको एक एक्स डायरेक्शन की वैल्यू दी है और एक वाई डायरेक्शन की वैल्यू दी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट हो गया, मीन्स ये ओरिजिन के ऊपर बेस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको लेट से एक दूसरी एग्ज़ाम्पल देते हैं, आप उसको वैल्यू देते हो 0,0, मीन्स 0 जो पहला फिगर है वो आपको एक्स डायरेक्शन शो कर रहा होता है और जो सेकंड वैल्यू जो होती है कॉमा के बाद वो आपकी वाई डायरेक्शन शो कर रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो मकसद क्या हुआ है कहने का कि जब हम 2D में 2 डायमेंशन में काम करेंगे, तो जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 डायमेंशंस को ड्रा करना चाहेंगे तो हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, एंड उसके बाद अच्छा नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट है, अच्छा हमज़ा मुझे बताओ आपका इशू क्लियर हुआ है कि नहीं? ठीक है, कमेंट में मुझे, ठीक है ठीक है। अच्छा, सेकंड जो है सेकंड है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक हो गया,
अच्छा, रिलेटिव का क्या मतलब होता है? रिलेटिव से मुराद फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आपने पहला पॉइंट जो है, पहली वैल्यू दी है किसी भी ऑब्जेक्ट की। लेट्स से आपने कहा है कि वॉल में कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ, एक पॉइंट आपने दे दिया ए पॉइंट, ठीक है, और फिर आप दूसरा पॉइंट देना चाह रहे हो, ठीक है, तो दूसरा पॉइंट जो है बी होगा, लेकिन उसको हम किसकी मदद से देंगे? पहले पॉइंट की मदद से, ए की मदद से। तो ए हमारे पास बेसिकली क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। और अगर हम उसी ऑब्जेक्ट का सी पॉइंट, थर्ड पॉइंट ड्रॉ करना चाहते हैं, तो वो भी हम किसकी मदद से करेंगे? ए पॉइंट, जो कि हमारा पहला पॉइंट था, रेफरेंस पॉइंट। या एक सिंपल मिसाल में दे सकता हूँ, अगर आप कहें फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंप्यूटर आपका पड़ा है सिस्टम, ठीक है, अगर आप कहें कि मैं मेरे कंप्यूटर से मेरे स्क्रीन तक की कितनी डिस्टेंस है, ठीक है, अगर सामने टीवी स्क्रीन पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो आप कैसे फाइंड करोगे? एंड अगर आप कहते हो कि मेरे इसी कंप्यूटर से मेरे सामने एक प्रिंटर पड़ा हुआ है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो स्क्रीन और जो प्रिंटर है दोनों की डिस्टेंस किसकी बुनियाद पे आप देख रहे हो? आप इस कंप्यूटर की बुनियाद पे देख रहे हो, जो कि आपका पहला पॉइंट था। मीन्स इसके रेफरेंस या सर्वे में आप लोगों ने अगर पढ़ा हो, बेंचमार्क हम जिसको कहते हैं दूसरे वर्ड्स में, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अगर हम इस टाइप के सिस्टम को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उसको हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अच्छा, नॉर्मली ये हम क्यों यूज़ करते हैं? अच्छा, नॉर्मली हम जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को कहा, एब्सोल्यूट में हमें दोनों वैल्यूज़ पता होती थी कि एक्स डायरेक्शन इसकी कितनी डिस्टेंस पे है, वाई डायरेक्शन इसकी कितनी डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो हम एब्सोल्यूट को फॉलो कर सकते थे। अच्छा, अब जब आपको लेट्स से रिलेटिव है, तो रिलेटिव में हम मल्टी डायरेक्शंस की तरफ जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली रिलेटिव जो है ये 3D में यूज़ होते हैं। अगर आपको दो डायरेक्शंस की पता है वैल्यू, ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू पता है डायरेक्शन की, वाई डायरेक्शन की वैल्यू का पता है, लेकिन आपको जेड डायरेक्शन, थर्ड जो आपकी डायरेक्शन, उसकी वैल्यू का नहीं पता, ठीक है, तो उसकी जो आपकी वैल्यू है वो फर्स्ट डायरेक्शन की मदद से आप फाइंड करोगे। तो इसीलिए हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट कहते हैं। मींस आपको तीन में से दो वैल्यूज़ पता होती हैं, एक वैल्यू आपको अननोन होती है, ठीक है, तो उस केस में हम जो है रिलेटिव सिस्टम को यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। एंड लास्ट जो है इसको हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स बेसिकली जब हम सेम वही रिलेटिव का ही कॉन्सेप्ट है, इसमें भी हम रेफरेंस पॉइंट को ही लेके जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसी की मदद से अगले पॉइंट ड्रा करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, हम एक एग्जैक्ट एंगल को भी इसमें देखते हैं कि लेट से हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट से जो लाइन गई है वो 60 डिग्री के एंगल पे गई है या वो 80 डिग्री पे गई है, इसमें हम उसका एंगल शो करते हैं, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, रिलेटिव में हम एंगल शो नहीं करते और पोलर में जो है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम एंगल को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन जो हैं हमारे पास इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ होते हैं। एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट जब हम दो वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं, 2D डायमेंशन होता है, उसमें यूज़ करते हैं। रिलेटिव जब हम 3D डायमेंशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स जब हम उसमें एक एंगल भी डिफ़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं। तो क्लियर है? तो साथ साथ मुझे बताते भी जाएं, ठीक है, तभी हम आगे जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें अगर ये अच्छे तरीके से आप लोगों ने पिक कर ली तो इंशाल्लाह पर बड़ी ज़बरदस्त कमांड आ जाएगी। अच्छा, एक और बात अभी मेरे माइंड में आई है, नॉर्मली जो है ऑटोकैड जो है, अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, वहाँ की लैब्स की बात करें, तो वहाँ पर 2006-7 वर्जन इंस्टॉल है, ठीक है, जो कि आई थिंक जिसका आजकल कोई प्रोफेशनली यूज़ नहीं है। रिलेटिव कोऑर्डिनेट, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ रिलेटिव को। अच्छा, जो कि उनका इतना यूज़ नहीं है और बहुत मीन्स पैथेटिक टाइप का वो सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को जो टीच करूँगा सॉफ्टवेयर, वो ऑटोकैड एडवांस वर्जन है, ठीक है, 2016। एक तो ये है कि वो आजकल प्रोफेशनली बहुत यूज़ भी हो रहा है। आप लोगों का लेवल ऐसा है, 5th सेमेस्टर है, तो इसकी मदद से आप जो है कहीं पे एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। आप मुख्तलिफ़ ऑनलाइन सोर्सेज जो हैं, फ्रीलांसिंग किसी ने नाम सुना होगा जिसके ऊपर पेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे बैठ के आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। तो मीन्स एक प्रोफेशनल टच आप लोगों को मिल जाएगा और इंशाल्लाह जो बेसिस होंगे बेसिक, ठीक है,
ठीक है, इतना अदनान इशू नहीं है। 2013 और 16 तकरीबन सेम है, इतना डिफरेंस नहीं है। बस सिर्फ उसके वो थीम जो है उसमें थोड़ा फ़र्क है, ठीक है, बाकी सेम है। तो इसमें ये होगा कि आप लोगों को डायरेक्ट जो है वो काम करना आ जाएगा, क्योंकि आजकल जो है जॉब मार्केट जो है, बेसिकली हमारा काम जो है टेक्निकल डिग्री है, तो हमने ख़ुद को ट्रेन करना है मार्केट के लिहाज से। तो मार्केट में जो है आपके पास 2016 यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए मेरा फोकस इसी के ऊपर है, ठीक है ना। तो इसमें मुझे आप लोगों की कॉपरेशन ज़्यादा चाहिए होगी कि आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल हंसफ, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके स्किल्स इसमें बनेंगे। मैं जो है आपको सिर्फ यहाँ पे बेसिस बता सकता हूँ, ठीक है, कि स्टार्ट कैसे करेंगे, लाइंस कैसे बनाएंगे, ठीक है, ज्योमेट्री क्या होती है, शेप्स कैसे बनानी। ये अब आगे स्टूडेंट का स्किल होता है कि वो इसको इस्तेमाल करते हुए कितनी खूबसूरत ड्राइंग्स बनाता है, ड्राफ्टिंग स्किल्स कैसे बनाता है, ठीक। ये फिर उसकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक हो गया ना। तो प्रैक्टिस मीन्स मैं ना परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो वापस आते हैं लेक्चर की तरफ। अच्छा, ये तो है 3 सिस्टम्स। अच्छा हाँ, शायद का क्वेश्चन था रिलेटिव के ऊपर, ठीक है। रिलेटिव कोऑर्डिनेट में बेसिकली जो है हम डिस्टेंस जो है एक रेफरेंस पॉइंट की मदद से, ठीक है ना, वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट की तरफ या दूसरे पॉइंट की तरफ, जिसको हम बेंचमार्क भी कहते हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिए, फॉर एग्ज़ाम्पल चलें, आपने लेट से एक मैप बनाया है, ठीक है। मैप में आपने एक अपार्टमेंट का व्यू बनाया है, ठीक है। अपार्टमेंट में आपके पास जो है 3 रूम्स हैं, एक बेडरूम है, एक स्टोर है और एक जो है वो किचन है, ठीक है। अब आप कहते हो मेरे बेडरूम से स्टोर का कितना डिस्टेंस है और किचन का कितना डिस्टेंस है, कहाँ से, बेडरूम से। तो बेडरूम आपका क्या है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। तो इस टाइप की जब हम स्केलिंग करते हैं तो उसको हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम अभी भी लेट कमर्स आ रहे हैं, ठीक हो, क्लियर है। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसमें हम कमांड्स कैसे देखते हैं, ठीक है। तो जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें हम इनपुट जो पॉइंट इसमें इनपुट देते हैं, ठीक है। अच्छा आगे इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम कमांड्स कहाँ पर देते हैं, ठीक है। तो नीचे जो एक कमांड लाइन होती है, जब इंटरफेस पे आप बिल्कुल बॉटम के ऊपर देखते हो, तो वहाँ पे आपने कमांड्स देनी होती हैं, उसको हम कमांड लाइन कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट अगर हम यूज़ करते हैं सिस्टम, तो वहाँ पे एक्स एंड वाई डायरेक्शन की वैल्यूज़ आप इंटर कर दोगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10,10, ठीक है, ऊपर आप कोई भी यूनिट दे सकते हो, फीट का, इंचेस का, और इंटर कर देते हो, तो ये आपका एब्सोल्यूट हो जाता है। इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सिर्फ आज हम इसको देख रहे हैं, इसके जो सिलेबस हम देख रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो रिलेटिव है, रिलेटिव की एग्जांपल ये है कि हम उसके साथ एट द रेट कमांड यूज़ करते हैं, तो कमांड के स्टार्ट में एट द रेट लिखते हैं, ठीक है। एट द रेट नॉर्मली जो है इसका मतलब ये होता है कि रेफरेंस पॉइंट, लेट्स से एट द रेट एक्स की वैल्यू, कॉमा वाई की वैल्यू, कॉमा जेड की वैल्यू। तो वाई और जेड के जो वैल्यूज़ होंगी वो किसके रेफरेंस पे होंगी, एट द रेट एक्स, ठीक है, जो आपकी पहली वैल्यू है। एंड अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की तरफ जाते हैं तो उसमें हम एट द रेट डिस्टेंस और फिर एंगल देते हैं, ठीक है, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि ये एंगल के ऊपर बेस करता है, ठीक है। इसमें हम एंगल भी डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, एंगल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, लेट से आप मैप बना रहे तो वहाँ पे आपने विंडो या डोर जो है वहाँ पे वो उसका बताना है लोकेशन, ठीक है। तो वो कौन से एंगल पे ओपन होता है, ठीक है, कितने एंगल तक वो विंडो या डोर जाता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे हम बेसिकली इसकी मदद से बताते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स की मदद से, ठीक है। तो ये जो था बेसिकली हमने जो बात की है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर की है, कि किस बुनियाद के ऊपर हमें ये जो ऑटोकैड पे सामने स्क्रीन नज़र आती है और हम इसके ऊपर ये मैप्स बनाते हैं डिफरेंट टाइप के, बेसिकली ये किस बुनियाद के ऊपर बनते हैं, तो ये इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ हमने देखा, शायद कौन सा पॉइंट हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली जो है आपके पास बुनियाद है जिसकी मदद से हम जो है इसके अंदर ड्राइंग्स बनाते हैं ऑटोकैड के अंदर, ठीक है। फिर वो आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट क्या है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है अगर आप 2D के ऊपर काम कर रहे हो। अगर आप 3D के ऊपर काम कर रहे हो तो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप यूज़ करो रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स, ठीक है।
और अगर आपकी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे आपने ड्राइंग्स के अंदर एंगल्स भी शो करने हैं, ठीक है। जिस तरह एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। अगर किसी का साइट का एक्सपीरियंस हो तो जो हमारे पास बीम्स और कॉलम्स की स्टील की ड्राइंग्स होती हैं, स्टील की, तो उस पे आपने जो है स्टील के बार्स जो होते हैं वो कौन से एंगल पे स्टिरप्स या बार्स, मेन बार्स, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्रोवाइड करने हैं, तो वहाँ पे आपने एंगल शो करना होता है। तो वो जब ड्राइंग आप AutoCAD में बनाओगे एंगल शो करने के लिए, तो उसके लिए आप पोलर कोऑर्डिनेट यूज़ करोगे, ठीक है ना। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कौन से सिस्टम पे चलते हो, ठीक हो गया। तो हमने तीनों सिस्टम्स को देख लिया। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, क्लियर है यहाँ तक? मुझे साथ साथ बताते जाएं ताकि मुझे पता चलता जाए, ठीक है। ठीक है, अच्छा, गुड। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम AutoCAD के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है, उनके ऊपर आते हैं। जब ही आप AutoCAD ऑन करते हो तो सामने आपके पास एक ऊपर, अगर एक्सपीरियंस हुआ हो, किसी ने इंस्टॉल करके देखा हो, तो सामने आपके पास जो ऑप्शंस नज़र आते हैं बेसिकली हम इनको रिबन्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो न्यू वर्जन्स AutoCAD के आ रहे हैं 2008 से 10 और फिर 13, ठीक है, तो इनमें जो ऑप्शंस हैं उनको रिबन्स की शक्ल में सामने जो है वो बनाया गया है, ठीक है। तो अब इनमें से हर एक जो कैटेगरी है ऑप्शंस की उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर प्रैक्टिस हम इंशाल्लाह हर एक क्लास में करते जाएंगे। अच्छा, जो नेक्स्ट क्लास, या इसको आप कह रहे हैं चैप्टर 1 कह लें, ठीक है, तो चैप्टर 1 में हम ज्योमेट्री टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो आपके AutoCAD के अंदर कौन कौन से ज्योमेट्रिकल टूल्स हैं, ठीक है, या ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं और वो कैसे हमने बनानी है। नॉर्मली जब हम 2D 2 डायमेंशन स्केचेस बनाते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली उनकी बुनियाद ज्योमेट्रिक शेप्स होती है। ज्योमेट्रिक शेप से मुराद आपके पास लाइन है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, ये आपके पास ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, ठीक है। इन्हीं को यूज़ करते हुए अब आप, अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की मदद से आप आगे विंडो बनाते हो या रूम बनाते हो, ठीक है। तो ये बेसिक बुनियादी ज्योमेट्रिक टूल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इनको टाइप कैसे, इनको नीचे जो मैंने जिस तरह आप लोगों को कमांड लाइन के बारे में बताया, ये आपको स्लाइड में नीचे ये नज़र आ रहा होगा। बेसिकली जो पिक्चर है इसको हम कमांड लाइन कहते हैं। इसी के अंदर जो है हम सब कमांड्स इंटर करते हैं, सब अपनी वैल्यूज़ इंटर करते हैं, सब हम इसके अंदर जो है ड्राफ्टिंग के लिए जो डायमेंशंस इंटर करते हैं, ठीक है, वो सब हम इसी के ज़रिए, हम जो सॉफ्टवेयर है इसको हम इनपुट देते हैं, तो तब भी जो है वो हमें स्क्रीन के ऊपर जो है वो ड्राइंग्स बताता है, ठीक हो गया। बेसिकली हमारा सब काम इसी के ज़रिए जो है वो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं सॉफ्टवेयर को, ठीक हो गया। एंड अच्छा, इसी चैप्टर के अंदर फिर हम कौन कौन सी चीज़ें कवर करेंगे। तो जो मैंने आप लोगों को रिबन की बात की, तो जो ही आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो सामने ये आप लोगों को ऑप्शंस नज़र आते हैं, ठीक है, रिबन्स की शेप में। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। तो पहली कैटेगरी ज्योमेट्रिक है, ज्योमेट्री के टूल्स हैं, उनको हम देखेंगे कि रेक्टेंगल जो है वो कैसे ड्रा होता है, ठीक है। लाइन जो है सबसे कॉमन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बुनियादी, क्योंकि लाइंस की मदद से ही हम जो है सारी ड्राइंग्स बनाते हैं, ठीक है। तो लाइंस कैसे हम बनाएंगे इसके अंदर ये कवर करेंगे। कौन सी कमांड लिखेंगे तो हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर लाइन बन जाएगी। सर्कल्स कैसे बनाएंगे, ठीक है, जो हमारे पास सर्कल की शेप्स होती हैं, ठीक है। दैन उसके बाद रोटेट की कमांड्स, रोटेट से मुराद कोई भी आपके पास ज्योमेट्रिक शेप है उसको मूव करते हो, ठीक है। लेट से आपके पास एक डोर आपने बनाया फॉर एग्जांपल, तो लेकिन वो आपके पास जो है वो दूसरी डायरेक्शन में आप चाहते हैं कि मैं 90 एंगल पे या 45 के एंगल पे मैं इसको घुमाना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम रोटेट की कमांड यूज़ करते हैं। या आप कहते हो कि मैंने जो ये डोर बनाया है सेम टू सेम एग्जैक्ट जो है इसकी अपोजिट साइड पे मैंने दूसरा डोर बनाना है, तो उसके लिए आपको मिरर की कमांड यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। उसके ऊपर हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह ट्रिम की कमांड है। ट्रिम से मुराद आप वो जो लाइन, कोई भी लाइन आपने लगाई है, ठीक है, उसको आप उसकी लेंथ को कम करते हो, ठीक है। और अगर आप उसकी लेंथ को बढ़ाना चाहते हो, लेट से आपने 5 फीट की एक लाइन लगाई है, आप कहते हो कि ये मैंने 1 फीट एक्स्ट्रा लगा लिया, ये 4 फीट होनी चाहिए थी, ठीक है, तो आप ट्रिम की कमांड यूज़ करते हुए 1 फीट उससे एक्स्ट्रा जो है वो रिमूव कर देते हो। या आप कहते हो कि मैंने 5 फीट की लाइन लगाई है लेकिन मैंने ये जो थी वो 7 फीट की लगानी थी, मैंने 2 फीट कम लगाया है,
तो उसके लिए फिर आप एक्सटेंड की कमांड यूज़ करोगे, ठीक है, उस लाइन को 2 फीट जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये सब जो कमांड्स हैं इंशाल्लाह जो है हम ज्योमेट्रिक टूल्स में करेंगे, ठीक है। इसके अलावा लाइंस में फिर आपके पास पॉली लाइंस आती हैं। पॉली लाइन से मुराद फॉर एग्जांपल अगर आपने लेट से एक लाइन लगा ली है, ठीक है। ऑटोकैड में बेसिकली ये होता है कि आपने एक कमांड दी तो उसी कमांड के ऊपर जो है ऑटोकैड ने इम्प्लीमेंटेशन करते हुए सामने आपके शेप बना दी। लेकिन आप कहते हो कि मैं बार बार कमांड्स ना दूँ, मैंने एक ही किस्म की लाइन लगानी है, ठीक है, मुख्तलिफ पॉइंट्स के दरमियान में, ठीक है। लेट से आपके पास पॉइंट्स हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आप कहते हो कि मैं एक ही दफ़ा लाइन लिखूं सॉफ्टवेयर के अंदर और ये मैं हर एक पॉइंट के ऊपर सिर्फ क्लिक करूं तो मेरे पास लाइनें बनती जाएं, ठीक। तो इसको हम कहते हैं पॉली लाइन। या इन सब लाइंस को मैं एक लाइन जॉइंट करना चाहता हूँ, ठीक है। और आपके एक ये फ़ायदा हमें इसका ये होता है इसका कि नॉर्मली आपने एक रूम बनाया है, ठीक है, तो रूम का वन साइड के ऊपर भी लाइंस हैं, रूम के अपोजिट साइड पे भी लाइंस हैं। तो आप कहते हो कि ये मैंने जो लाइंस डिफरेंट लगाई थी इन सबको मैं एक ही लाइन में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है। ये मेरे पास जब इसके ऊपर मैं कर्सर लाऊं माउस का तो ये मुझे एक ही लाइन शो हो, तो इसको हम पॉली लाइन कहते हैं, ठीक है। तो इन लाइंस के बारे में हम इन डिटेल जाएंगे और ये सब चीज़ें जो हैं हम ज्योमेट्रिक टूल्स की कैटेगरी में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली जो टूल्स ज्योमेट्री की सॉरी जो ज्योमेट्री की शेप्स हम बनाते हैं, ठीक है, ड्राइंग में जो रिक्वायर्ड होती हैं, सर्कल्स, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जितनी भी आपके पास आती हैं 2D के अंदर, ठीक है। अगर हमें टाइम मिला तो इंशाल्लाह हम 3D के अंदर फिर सॉलिड सिलेंडर्स और एलिप्स और जो 3 डायमेंशन हमारे पास आ जाते हैं उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आ गया आपका ज्योमेट्रिक टूल्स, ये हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके ऊपर बाकायदा प्रैक्टिस होगी। अच्छा, एक और बात, आप लोगों में से किस किस के पास जो है वो ऑटोकैड इंस्टॉल नहीं है या उसके पास सेटअप नहीं है, ये मुझे बता दें थोड़ा। सोहेल आपके पास नहीं है, कमेंट में बताएं यार, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आपकी बाद में फिर इश्यूज़ होंगे। अच्छा, अंजब भी कह रहा है आपके पास भी नहीं। अच्छा, ऐसा है मैं जी ड्राइव में इसका सॉफ्टवेयर जो है वो अपलोड कर दूँगा, 2016 वर्जन है, ठीक है। तो उसका लिंक जो है, अच्छी बात है अहमद आपके पास है, अच्छा, उसका जो लिंक है वो मैं शेयर कर दूँगा आपके पोर्टल के ऊपर। जो आप लोग पोर्टल पे ऑनलाइन होते हो ना, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर लेना और साथ में एक वीडियो में तरीका भी बता दूँगा, क्योंकि हम जो है इसमें क्रैक वर्जन इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये सॉफ्टवेयर जो होता है ये पेड होता है, आपको पैसे दे के ख़रीदना होता है, ठीक है। तो हम तो हमेशा क्रैक वर्जन ही लेते हैं, ठीक है, जिसको रजिस्ट्रेशन की दोबारा ज़रूरत नहीं होती। तो वो मैं आप लोगों को तरीका बता दूंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए इंशाल्लाह फिर आपको अपना सिस्टम रेडी करना होगा, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ हम वो हमारा जो है दोनों तरफ से इंटरेक्शन क्लास होगी। मैं आप लोगों को यहाँ से अपनी स्क्रीन से कमांड्स बताता जाऊँगा, ठीक है, कि कैसे कमांड्स लिखनी है, और साथ साथ वहाँ पे आपने अपने सिस्टम के ऊपर जो है वो लिखना है एग्जैक्टली। हाँ, प्रोडक्शन की बिल्कुल वही कामरान में उसी की बात कर रहा हूँ कि आपने फेक प्रोडक्शन कीज़ कैसे बनानी है क्रैक में, ठीक है। तो आपने अपने पास जो है उसके ऊपर साथ साथ प्रैक्टिस करनी होगी। तो नेक्स्ट क्लास हमारी इंशाल्लाह फिर इस तरीके से होगी, ठीक है ना। आज सिर्फ मैं आपको कैटेगरीज बता रहा हूँ। अच्छा, ये ऑडियो ऑफ करते जाएँ। असल में मैं इसलिए आप लोगों को बार बार ऑडियो का कहता हूँ कि ये मैं क्लास आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर बाद में आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको इशू होंगे फिर उसमें, ठीक है। और साथ ही ये हम यूनिवर्सिटी पे पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं तो ये थोड़ा अनएथिकल आ जाता है, ठीक है। जो भी आप लोगों का बात वगैरह हो तो वो साथ चैट में करते जाया करें। अच्छा, तो ये बेसिकली जो थी वो फर्स्ट कैटेगरी थी, ठीक है, ज्योमेट्रिक टूल, जिसको हम सबसे पहले इन चीज़ों को जो बेसिक्स हैं कवर करेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है कौन से टूल्स हैं,
ठीक है। नेक्स्ट इनको हम कहते हैं मॉडिफाइंग टूल्स। ठीक है, स्लाइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। मॉडिफाइंग टूल से ये मुराद है कि जब आपको ज्योमेट्रिक शेप्स बनानी आ जाती हैं, आपको तरीका आ जाता है लाइंस कैसे बनाएं ना, दोनों कोई इशू नहीं है। ठीक है, मेरे पास 13 बेसिकली है नहीं। अगर 13 होता तो मैं 13, क्योंकि 13 और 16 में जो है इतना फ़र्क नहीं है, सिर्फ थीम का फ़र्क है। ठीक है, वो सामने जो कलर्स वगैरह होते हैं बाकी सेम है। मेरे पास 16 था तो तभी मैं कह रहा था, वरना कोई इशू नहीं है, दोनों यूज़ कर सकते हो। अच्छा, तो मॉडिफाइंग टूल्स में बेसिकली जो है पहला स्टेप आपने सीख लिया, आपको लाइंस लगानी आ गई, आपको ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, जितनी ज्योमेट्री शेप्स होती हैं। ठीक है, अभी आपके स्किल पे डिपेंड करता है कि आपने इस ट्रायंगल रेक्टेंगल को ड्राइंग के अंदर किस तरह ड्रा करना है। आया वो जहाँ पे विंडो है तो विंडो को एज अ ट्रायंगल ड्रा करते हो, एज अ रेक्टेंगल ड्रा करते हो, फिर आपकी स्किल्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो जब ये चीज़ें आपने सीख ली तो उसके बाद अब हम आएंगे मॉडिफाइंग। मॉडिफाई मतलब होता है कि उसकी हम पॉलिशिंग कैसे करेंगे। ठीक है, जो भी आपने शेप्स, ज्योमेट्री शेप्स ड्रॉ किए, ठीक है, उसमें आप चेंजेस करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक शेप जो है वो ज़्यादा ड्रॉ हो गई है, ठीक है, लाइन आपके पास एक्स्ट्रा ड्रॉ हो गई है, तो आप उसको रिमूव करना चाहते हो, तो बेसिकली वो क्या है, मॉडिफाई होता है। तो इसको हम कौन से ऑप्शन के ज़रिए करेंगे, इसको हम इरेज कहते हैं। ठीक है, कि हमने वो लाइन इरेज कर दी है, इरेज ऑप्शन। और ये किस में आता है, ये आपके मॉडिफाइंग टूल में आता है। आप उसको मॉडिफाई करो। अगर आप ये वर्ड की इंग्लिश की तरफ गौर करो ना, तो इसका मतलब यही बनता है कि इसको हमने मॉडिफाई करना है। ठीक है, इसमें चेंजेस करनी है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, या अपनी जो कोई भी मिस्टेक हो गई है या कोई भी करेक्शन है। ठीक है, इसी तरह आपके पास नेक्स्ट कमांड है इसी में, ऑफसेट। ऑफसेट से मुराद, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से आपने एक रूम कंस्ट्रक्ट किया है। अब आप कहते हो कि मैं दूसरा रूम जो है दोबारा से फिर से नहीं बना सकता, कि मैं वही एक डायरेक्शन में लाइन लगाऊं, दूसरी डायरेक्शन में लाइंस लगाऊं, और मेरा एक रूम के ऊपर 2 घंटे 3 घंटे टाइम लगे, तो दोबारा मैं उस टाइम को बचाना चाहता हूँ। तो आप क्या करोगे कि वही सेम जो आपने रूम बनाया है, इसी कोई एक कमांड यूज़ करते हुए, उसको हम कहते हैं ऑफसेट। ठीक है, कि एक 5 फीट के डिस्टेंस पे यही रूम आपका एक तरीके से कॉपी हो जाएगा। अदनान कह रहे हैं सर स्क्रीन शेयर नहीं है मेरे साथ। डियर, स्क्रीन तो शेयर है यहाँ पे सबके साथ, आप ऑप्शंस में देखो। बाकियों को भी ये इशू है। कामरान को विजिबल है, अंजफ को भी है। अदनान, ये ऑप्शंस देखो यार। ओके, बस वॉइस ऑफ कर दें। ठीक है, मैं दोबारा से इसको कर देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा वेट करें। अभी बताएं मुझे, अभी ठीक है? यार वॉइस में बात नहीं करो यार। वॉइस आप अपने ऑफ़ कर दें, वॉइस ऑफ़ कर दें यार प्लीज़। ठीक है, जो बात है चैट में करें। ठीक है, शायद ठीक हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो भी इशू हो तो वॉइस ओपन करके इस तरह क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है। अच्छा, तो बात हम कर रहे थे मॉडिफाइंग ऑप्शंस के बारे में, या मॉडिफाइंग टूल्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें लेट से आप दूसरी शेप को जो है, जो हम ऑफसेट ऑप्शन की बात कर रहे थे, ठीक है, तो वही सेम रूम आप दूसरी तरफ कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो। ठीक है, 10 फीट के फासले पे, तो ये कमांड हम यूज़ करते हुए देखें, इस कमांड से अब हमारा टाइम भी सेव हो रहा है। ठीक है,
और हमारे पास सेम टू सेम वही ड्राइंग आ जाती है और हमें एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती। अच्छा, ये कौन आ रहे हैं? उसामा साहब आए हैं। अच्छा, इसी तरह और एग्जांपल्स हैं। आपके पास मूव की कमांड है। आप एक जो है ज्योमेट्री को एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाना चाहते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है मॉडिफाइंग टूल्स में आपके आती हैं। आप मॉडिफाई कर रहे होते हो अपनी जो ड्राइंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड इंशाल्लाह फेज़ होगा या सेकंड चैप्टर होगा, ठीक है, जिसमें हम इन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, जिस तरह ये आपको स्क्रीन पे अब नज़र भी आ रहा होगा कुछ ऑप्शंस, ठीक है। ये ऑटोकैड के सामने जो आपको रिबन नज़र आते हैं उसमें ये ऑप्शंस सामने आपको जो है मॉडिफाइंग टूल्स होते हैं इसमें। ये जिस तरह मैंने मूव की कमांड आपको बताई है, रोटेट की कमांड है, आप कॉपी करना चाहते हो किसी चीज़ को, ठीक है। या ट्रिम की कमांड है जो मैंने आपको बताया लाइंस की शेप में, कि आपने लाइन जो है वो ज़्यादा लेंथ की लगा ली है, उसको कम कैसे करोगे, ठीक है। या आपने जो है लाइन को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए हम एक्सट्रूड की कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो आपको मेन्यू सामने नज़र आती है ये मॉडिफाइंग टूल्स होते हैं। जो आपकी ड्राइंग होती है उसको आप मॉडिफाई कैसे करोगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड फेज़ होगा। शायद कह रहा है कि व्हाट इज़ फिलेट। अच्छा, फिलेट जो है बेसिकली आपके पास लेट से आपने एक ड्रा किया ट्राइंगल, फॉर एग्जांपल आप ये मेरी स्क्रीन देख रहे हो, ये आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये ट्राइंगल, ठीक है। आप कहते हो ये ट्राइंगल का जो कॉर्नर है, ठीक है, इसको मैं सर्कुलर करना चाहता हूँ, ठीक है। इसकी शेप जो है वो मैं सर्कुलर करना चाहता हूँ कॉर्नर की बजाय। तो वो पे जो आपकी जो कमांड यूज़ होगी उसको हम फिलेट कमांड कहते हैं। आप ये अगर ऑप्शन के साथ शेप को देख रहे हैं तो ये शेप भी आपको बता रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल अदनान, आपको अगर वेल एंड गुड अगर आपको शॉर्ट कीज़ याद हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ साथ आपको याद होंगी, क्योंकि ऑटोकैड के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमांड्स हैं, ऑलमोस्ट 50+ कमांड्स हैं, ठीक है। तो वो एकदम से रटक करने से आपको सही समझ नहीं आएंगी, लेकिन स्टार्ट में जो जो आप सीखते जाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर होंगी। और अच्छा, मेरा जो बेसिक मकसद भी था ये एडवांस वर्जन आपको करवाने का 2013 या 16, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास सामने रिबन्स में सब कमांड्स अवेलेबल होती हैं। अगर किसी को कमांड्स याद नहीं भी हैं तो वो इन ऑप्शंस से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका बहुत बेहतरीन फ़ीचर भी है, इसी वजह से मैंने ये सॉफ्टवेयर जो है वो सिलेक्ट किया है। अगर आप इसके 2006 वर्जन की तरफ जाएँ तो ये सब आप जो है @ नीचे कमांड में मूव की कमांड लिखते थे, रोटेट की कमांड लिखते थे, हालांकि इसमें भी लिख सकते हो आप। तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, ठीक है, उसको मेमोराइज़ करना और यूज़ करना बहुत हेडेक था वो। तो एक तो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी चीज़ होगी कि सब कमांड्स आपको सामने याद नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सब आपके मॉडिफाइंग टूल्स हैं। अनसफ उसके लिए आपके पास ठीक है, लेकिन उसके लिए आजकल जो है एक एक्सटेंशन आई है ऑटोडेस्क की वेबसाइट के ऊपर। अगर किसी के पास उसकी आईडी हो तो उसमें से एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लें तो इसके अंदर, लेकिन वो पैड सॉफ्टवेयर्स में होता है तो उसमें फिर आप एडवांस में भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली ये अनपैड और हमारे पास क्रैक वर्जन्स होते हैं तो इसमें इतना यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो ये सेकंड कैटेगरी थी मॉडिफाइंग टूल्स की, ठीक हो गया। अगर इसमें मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो साथ साथ मुझे आप कमेंट्स में बताते जाएँ, ठीक है। तो पहली कैटेगरी हमने कवर करनी है ज्योमेट्रिक शेप्स की, सेकंड है मॉडिफाइंग टूल्स की, ठीक हो गया। इसके बाद थर्ड की तरफ जाते हैं। अच्छा, थर्ड जो है, थर्ड किसके बारे में, थर्ड बेसिकली इसको हम कहते हैं ब्लॉक्स। अच्छा, आपने अक्सर ड्राइंग्स देखी होंगी, प्रिंट फॉर्म में देखी होंगी नक्शे, या इसके कंप्यूटर के अंदर देखे होंगे ऑटोकैड की फ़ाइल्स के अंदर। तो इसमें बेसिकली आपने देखा होगा कि कहीं पे आपको फ्लोर के अंदर जो है ड्राइंग के अंदर फर्नीचर नज़र आ रहा है, ठीक है, रूम के अंदर फर्नीचर भी शो किया गया है, होती है ऑटोकैड की ड्राइंग है, फर्नीचर शो किया गया है। या पार्किंग बता रहे होते हैं तो पार्किंग के अंदर जो है गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई आपको नज़र आती हैं, ठीक है, या दरख्त वगैरह वहाँ पे इमेजिनरी लगे होते हैं। तो ये सब चीज़ें माइंड में तो ये आता है कि हाँ, इन्होंने भी कमांड्स के ज़रिए ये सब बनाई होंगी, लेकिन अगर आप वो बनाने बैठ जाएँ तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है।
तो उसके लिए हम एक आर्टिफिशियल शेप्स जो होती हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिक शेप्स, आर्टिफिशियल शेप्स जो होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको हम ब्लॉक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पार्किंग का नक्शा बनाया है, ठीक है, अब आप वहाँ पे ये बताना चाहते हो कि इस पार्किंग के अंदर आपके पास कितनी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, तो वहाँ पे आपने गाड़ियों का नेट से एक ब्लॉक होता है वो डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है, एज अ एक्सटेंशन। वो आपने कार्स का ब्लॉक डाउनलोड किया, ठीक है, वहाँ पे उसकी अपनी डायमेंशंस होती हैं, डायमेंशंस आपने दिए और ला कर इस ऑटोकेड की ड्राइंग के अंदर उसको, सोहेल कह रहा है वॉइस प्रॉब्लम। सोहेल यार अपने हेलो, अभी ठीक है? मेरे पास तो क्लियर है, ठीक है, या आप लोग अपने कनेक्शंस को देखें, अभी चेक करें, ठीक है। इंटरनेट तो मेरे पास अभी सिग्नल्स तो फुल हैं यार मेरे पास। हेलो, अभी ठीक है? यस सर, नो सर। अभी ठीक होगी क्योंकि मेरे पास सिग्नल तो बेसिकली कंप्लीट है और मैं तो हूँ टॉप स्टोरी पर, आखिरी छत पे बैठा हूँ यार। अब इससे ऊपर तो मैं जाना नहीं चाहूँगा। ठीक है, अभी ठीक है। तो डिस्कस कर रहे थे हम ब्लॉक्स को, ठीक है। तो ब्लॉक्स बेसिकली आपके पास ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं जो आप टाइम सेविंग के लिए या कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हो, ऑनलाइन सोर्सेज से लेते हो, ठीक है। कमर्शियल पर्पस से मुराद आपको एक कंपनी ने कहा है कि मुझे एक शॉपिंग मॉल का जो है वो मैप बना के दो, तो आपने उस शॉपिंग मॉल के अंदर जो है वो गाड़ियों बतानी है कि कहाँ पे पार्किंग है और कहाँ पे आपने ट्रीज़ वगैरह लगाने हैं, कहाँ पे आपके किचन्स वगैरह हैं, ठीक है, तो या फर्नीचर कहीं पे शो करना है। तो ये सब चीज़ें एक जो है नए जो यहाँ पे अपडेटेड वर्जन्स हैं ऑटोकेड के, इसमें ये एक सहूलत है, ये आपको एक ईज़िली तरीके से। अच्छा, इसमें आजकल जो न्यू फीचर आया हुआ है वो, आप अगर ड्राइंग बनाते हो तो जो विंडोज़ और डोर्स बनाते हो वो भी आप आर्टिफिशियल जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, सिर्फ एज अ टेम्पलेट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सिर्फ आप उसमें डायमेंशंस दे दोगे अपनी कि मुझे 10 फीट और 4 फीट का या 3 फीट विथ का डोर चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली वो बनी बनाई शेप आपको मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ब्लॉक्स की कैटेगरीज़ में आती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा थर्ड चैप्टर होगा, इसमें हम फोकस करेंगे कि कैसे ब्लॉक्स बनाते हैं। ये ऑप्शंस आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये जब ऑटोकैड ओपन करेंगे तो ये बिल्कुल सामने रिबन के ऊपर ही ब्लॉक लिखा हुआ नज़र आएगा आपको, ठीक हो गया। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे अदनान। एग्जैक्टली वही कामरान मैं बात कर रहा हूँ साइज़ सेटिंग की, कि जब आप कोई भी शेप उठाते हो तो उसके अंदर फिर आपने उसकी साइज़ को कैसे सेट करना है, ठीक है, वो ट्रिक होती है क्या। उसमें बेसिकली जो हमारे पास मिस्टेक्स आती हैं वो एंगल्स की होती हैं। आप डायमेंशन एक साइड का सेट करते हो लेकिन जो ही वो फाइनल होता है तो बिल्कुल अपोजिट शेप आपको बता रहा होता है, ठीक है। तो हमारा थर्ड चैप्टर इसके ऊपर फोकस होगा, ब्लॉक्स के ऊपर, ठीक है। देन उसके बाद अब आ जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, डायमेंशन टूल्स। हाँ बिल्कुल, लगता है अदनान कामरान आप लोगों का काफ़ी एक्सपीरियंसड है इसमें, अच्छी बात है, गुड। अच्छा, डायमेंशंस नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो डायमेंशंस के बारे में होगा, ठीक है, कि कोई भी ड्राइंग है बेसिकली वो किसी न किसी मेजरमेंट के ज़रिए ही बनी होती है ना। अब वैसे ही तो उठा के आप कोई शेप नहीं बना सकते कि चलें आपने कर्सर लिया, कमांड दी और रूम बन गया और
फ्लोर्स की ड्राइंग्स बन गई। खामखा जो है आपके पास आपने डायमेंशन शो करनी होती है, तो इसके लिए फिर आपके पास जो है डिफरेंट मेथड्स होते हैं। आपके पास लेट से अगर आपने यूज़ किया है पोलर कोऑर्डिनेट्स, जिस तरह हमने थर्ड पढ़ा फॉर एग्जांपल, ठीक है, जिसमें हम एंगल्स की मदद से जो एंगल्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उस एंगल की भी तो कोई डायमेंशन हमने शो करनी होगी, तो उसको फिर हम कैसे शो करेंगे, वो ऑप्शंस को हम यहाँ पे देखेंगे। और इसमें बेसिकली दो मेन ऑप्शंस है हमारे पास, लीनियर, एक लीनियर डायमेंशन है आपके पास, और एक को हम कहते हैं मॉडिफाइड डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, इसकी कमांड जो है DIM के ज़रिए भी हम इन शॉर्ट इसको अगर कमांड लाइन में इंटर करें कैपिटल DIM, तो ये आपके पास कमांड आ जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, लीनियर कमांड जो होती है, खान मोहम्मद कह रहा है कि कौन सा AutoCAD यूज़, अच्छा आपके पास 13 है या 16 है, कोई भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास 16 पड़ा है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है, इसका सेटअप। तो अच्छा, लीनियर की बात कर रहे थे। लीनियर जब आप दो पॉइंट्स के दरमियान जब कोई डायमेंशन ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो उसको उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लीनियर डायमेंशंस लेते हैं। अच्छा, डायमेंशंस में फिर एक और इशू ये आता है कि आप कौन से स्केल पे काम कर रहे हो। लेट से आपकी सब जो मेजरमेंट थी कमांड में वो फीट्स में थी, ठीक है, और आपने फिर यहाँ पे डायमेंशन जो आपको शो करेगा वो भी फीट्स में करेगा। लेकिन अगर वो स्केल जो था आपके पास फीट्स एंड इंचेस दोनों में था, ठीक है, जिस तरह आपके पास ये सामने स्लाइड के ऊपर पिक्चर भी नज़र आ रही है कि यहाँ पे इन्होंने डायमेंशन बताई है, यहाँ पे अभी 5 फीट और 0 इंचेस, ये फर्स्ट आपके पास जो डॉट नज़र आते हैं इसको हम फीट कहते हैं, और जो 2 होते हैं 2 डॉट्स आपको नज़र आते हैं, ठीक है, इंचेस को डिपेंड करता है। अच्छा अदनान, हाँ बिल्कुल, अभी मेरे पास i5 लैपटॉप है, तो इसके ऊपर AutoCAD 16 अच्छे से काम कर रहा है। अगर आपके पास i3 है तो उस पर भी चलता है, लेकिन अगर आपके पास i3 से लो वर्जन्स हैं तो उसमें फिर आप 13 या AutoCAD 10 वो यूज़ करें, ठीक है। उसका सेटअप जो है वो आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर चले मैं आप लोगों के लिए सर्च कर लूँगा अगर किसी को इशू होता है 16 में। अगर किसी को लैपटॉप का इशू है, मींस अगर सिस्टम उसके पास i3 से कम है या प्रोसेसर उसका कम है, तो वो थोड़ा सा हल्का वर्जन भी ले सकता है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें फिर हम लीनियर डायमेंशंस की मैंने बात की। अच्छा, नेक्स्ट है मॉडिफायर डायमेंशंस। अच्छा, मॉडिफायर डायमेंशन जो है नॉर्मली जो है सिंपल एडजस्टमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें दो शेप्स के दरमियान आपने डायमेंशन को एडजस्ट करना होता है, ठीक है। तो उसमें हम मॉडिफाई फिर देखेंगे कि डायमेंशंस को कैसे मॉडिफाई किया जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, डायमेंशंस जो होती हैं ये बुनियाद होती है किसी भी ड्राइंग के, इसी की मदद से हमें पता चलता है कि ये ड्राइंग जो है आया स्टैंडर्ड ड्राइंग है कि नहीं, ये अच्छे स्टैंडर्ड्स पे बनी हुई है कि नहीं, क्योंकि जो बेहतरीन ड्राइंग होती है उसके डायमेंशंस क्लियरली सामने होते हैं। अगर लेट से कोई आपको ड्राइंग देता है किसी घर की या बिल्डिंग की, ठीक है, तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो ड्राइंग के ऊपर, तो आपको सामने मेजरमेंट्स दिखा देता है। तो इसका मतलब ये होता है जितनी क्लियर मेजरमेंट्स होंगी, तो इसका मतलब ये इतने अच्छे स्टैंडर्ड पे ये जो ड्राइंग है हमें बना के दी गई है, ठीक है। तो ये बेसिकली इससे हमें स्टैंडर्ड का पता चलता है कि कितना अच्छा और बेहतरीन इसने स्टैंडर्ड फॉलो किया हुआ है। तो ये हम डायमेंशंस के चैप्टर में इसको फॉलो करेंगे। देन उसके बाद आ जाता है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट ये भी है इसके बाद। अच्छा, इम्पॉर्टेंट्स फिर वॉइस इश्यूज़ आ रहे हैं शायद, बाकियों को फिर इशू है, इस तरफ शायद के पास वॉइस इशू आ रहा है, ठीक है, बाकियों को नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन जो है उसको हम प्रिसीजन कहते हैं, ठीक है। प्रिसीजन ये आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं और ये बहुत बेनिफिट देते हैं ड्राइंग के अंदर आपको, ठीक है। तो बेनिफिट से मुराद, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सर्कल ड्रा कर रहे हो या आपने एक ट्रायंगल ड्रा करना है, ठीक है। तो सर्कल के अंदर आपको पता है कि हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, एक सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, और एक उसका सरकमफेरेंस होता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं लेट से मैंने एक सर्कल ड्रा किया है और उस सर्कल का मैं रेडियस फाइंड करना चाहता हूँ,
ठीक है। तो वो कैसे फाइंड होगा, तो आपको जो है प्रिसीजन का ऑप्शन होता है, ठीक है। इस पे जाके आपको ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि ये कहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। इसको हम कैसे फॉलो करते हैं, तो वहाँ से फिर आपको पता चलेगा कि ये जो अगर मैंने सर्कल ड्रॉ किया है इसका मिड पॉइंट कहाँ पे है, या आपने ट्रायंगल या लाइन जो भी शेप आपने ड्रॉ किया है इसका एंड पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। तो ये सब ये जब इसके लिए आपको किसी कमांड की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ ये आपने ऑप्शन को चेक करना है, ठीक है, टिक का निशान लगाना है, और जो ही आप ड्राइंग बनाते जाओगे और माउस का कर्सर जहाँ पर भी लेके जाओगे तो आपको उसी शेप का एंड पॉइंट भी ये बताएगा, मिड पॉइंट भी ये आपको बताएगा, आपको ये सेंटर पॉइंट भी बताएगा उस ड्राइंग का, ठीक है ना, और डायरेक्शन और एंगल भी बताएगा। सिर्फ आपको माउस का कर्सर ले जाने की ज़रूरत होगी, ठीक है। और जस्ट अच्छा, इसके लिए जो शर्त है वो आपको ऑप्शन टिक करने होंगे, दैट्स इट। अच्छा, इसमें फिर हमारे पास 3 किस्म है, 3 कैटेगरीज़ है। पहला जो है उसको हम ऑब्जेक्ट स्नैप्स कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्नैप से मुराद आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लाइंस बनाई है, ठीक है, तो उस लाइन का लेट से एक लाइन आपने बनाई है लेकिन उसका डायमेंशन आपको पता नहीं है, ठीक है। आपको पता नहीं है कि ये डायमेंशन 10 फीट की है, ये लाइन 10 फीट की है या 20 फीट की है, ठीक है। तो आप कहते हो कि मुझे इसका सेंटर पॉइंट पता चले कि इसका हाफ कहाँ पर है, ठीक है। तो उसके लिए ऑप्शन जो ही आप चेक करोगे और माउस के कर्सर को उस लाइन के ऊपर लेके जाओगे, तो थोड़ा सा उसके ऊपर स्क्रॉल करोगे, घुमाओगे, तो वो आपको इसका सेंटर पॉइंट भी बता देगा, सेंटर पॉइंट के ऊपर इसकी कितनी डायमेंशन है वो भी बता देगा, इसका एंड पॉइंट भी बता देगा। फिर वाइस इशू आ रहे हैं। हेलो, अभी क्लियर हुई है? यार आप लोगों के कनेक्शंस में हंसफ कह रहे ठीक है। हेलो, ठीक है। अभी हंसफ मुझे लग रहा है इनके इंटरनेट कनेक्शंस में इश्यूज़ है। अभी ठीक हो गया, चले। तो ये आपको जो है उसकी मेन हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट स्नैप की। अदनान, हेलो, अभी ठीक है? अदनान आपका मुझे नहीं ऑन ऑफ नहीं करना है डाटा, कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगी इसकी। जगह चेंज कर लें तो उससे थोड़ा इशू सॉल्व हो जाएगा। हाँ ना, ये आप यूट्यूब यूज़ नहीं कर रहे या फेसबुक के कनेक्शंस फिर सेट हो जाएगा। अभी ठीक है? एक्चुअली मेरे पास सिग्नल फुल है, अगर कोई इशू होता तो मुझे यहाँ पर सिग्नल्स कम या दिखाई देते या वॉइस क्लियर है? चलें, ठीक हो गए। ठीक है जी, चलें चलते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, तो ये ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में हमने डिस्कस किया है, जो बेसिकली किसी भी लाइन का मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट जो हमें बताती है। अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं पोलर ट्रैकिंग। अच्छा, जिस तरह हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम के बारे में पढ़ा है कि वहाँ पे हम एंगल्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब उस एंगल को जब हम ट्रैक करना चाहते हैं, ठीक है, उस एंगल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक एंगल के ऊपर लाइन ड्रॉ की है और आप कहते हो कि उस
एक पॉइंट के ऊपर, अच्छा मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट के ऊपर मुझे बताया कि यार ये लाइन जो है इसके स्टार्ट पॉइंट पे एंगल जो था वो 30 डिग्री था कि नहीं था, या इसके मिड पे जाके इस लाइन का एंगल 40 डिग्री हो गया है, 50 डिग्री हो गया है, या इसके एंड पे जाकर जो है इसका एंगल 90 हो गया है या 100 हो गया है, ठीक है। तो मीन हर एक पॉइंट के ऊपर उसके एंगल को ट्रैक करना, ठीक है, कि हर एक पॉइंट के ऊपर मुझे इसका एंगल बताता जाए कि लेट्स से ये लाइन हर एक पॉइंट के ऊपर कितने एंगल पे जो है वो मूव कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो इसको हम कहते हैं पुलर ट्रैकिंग। ये ऑप्शन हम पढ़ेंगे। अच्छा, खान कह रहा है प्रिसीजन। अच्छा, प्रिसीजन मीन्स ट्रैकिंग होता है, ट्रैक करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को, आया उसका मिड पॉइंट ट्रैक कर रहे हो, आया उसका एंगल ट्रैक कर रहे हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रिसीजन, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया आपका पुलर ट्रैकिंग के बारे में, ठीक हो गया। देन उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसको कहते हैं हम स्नैप ट्रैकिंग, ठीक है। स्नैप ट्रैकिंग से मुराद कि जब आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑप्शन ऑन करोगे तो आप कर्सर घुमाते रहोगे, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो उसकी रीडिंग्स ऑटोमेटिकली आपको देता रहेगा। पुलर और ऑब्जेक्ट की तरह अभी ऑब्जेक्ट स्नैप जो था इसमें सिर्फ ये हमें 2 डायमेंशन का बताता था, मीन सिर्फ लाइन के बारे में, और पुलर ट्रैकिंग जो है ये सिर्फ हमें एंगल्स के बारे में बताता था। लेकिन जो स्नैप ट्रैकिंग है इसमें ये हमें प्रीवियस दोनों डिसीजंस दे सकता है, जो पहले 2 ऑप्शंस हमें बता रहे थे, ठीक है ना। तो प्रिसीजन के चैप्टर में हम ये 3 चीज़ें फॉलो करेंगे। अच्छा, ये काम हमें कहाँ पे आता है? अच्छा, ये जब हम बीम, कॉलम्स या विंडोज़ वगैरह बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक दीवार में विंडो बनाई है, ठीक है, अब उस विंडो के अंदर आप डोर्स बनाना चाहते हो, उस विंडो के जो खिड़कियों के जो दरवाजे होते हैं, ठीक, वो तो जहाँ पर आपके पास बंद होते हैं तो एक सेंटर पॉइंट पे ऑफ होते हैं, आपके पास बंद होते हैं, तो वो सेंटर पॉइंट आपने कैसे फाइंड करना है, ठीक है। वहाँ पे जब ये आप ऑप्शन ऑन किया होगा आपने प्रिसीजन का, तो ऑटोमेटिकली आपको सेंटर पॉइंट बता देगा, तो आप वहाँ पे लाइन की मदद से उसकी डोर्स बना सकते हो, या इसी तरह बीम्स के अंदर, कॉलम्स के अंदर। तो इन चीज़ों में ये हमें प्रिसीजन के जो ऑप्शंस हैं हेल्पफुल हमें मदद देते हैं, ठीक हो गया। तो ये चैप्टर हो गया। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर जो है, अच्छा क्लियर है ना, अभी तक कोई इशू तो नहीं आ रहा? चैट में बताते हैं क्या क्लियर नहीं है। अदनान, सुहेल, कौन सी चीज़ क्लियर नहीं है? सुहेल ने अपना बयान वापस ले लिए, अदनान ने भी ले लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे नोट्स और लेबल्स के बारे में। अच्छा, आपने जो फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राइंग बना दिए, कोई भी मैप बना दिए, अब जिस तरह मैं आप लोगों को पीछे बात कर रहा था कि विंडोज़ और डोर्स के बारे में और किचन, गार्डन, ये चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी ड्राइंग के अंदर? ठीक है, गुड हो गया अदनान। अच्छा, तो ड्राइंग की मैं बात कर रहा था कि कैसे आपको पता चलेगा कि इस ड्राइंग के अंदर सामने जो मुझे मैप नज़र आ रहा है ये किस चीज़ का है, ठीक है, आया ये स्टोर बना हुआ है या रूम है या बेडरूम है। तो उसके लिए हमने उसके ऊपर डेफिनेटली कुछ ना कुछ लिखना होता है, कुछ याददाश्त बतानी होती है। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं नोट्स और लेबल्स, ठीक है। इस चैप्टर में फिर हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास सामने जो भी रूम बना हुआ है तो उस रूम के अंदर हमने कैसे लिख के बताना है कि ये हमारे पास लिविंग रूम है, बेडरूम है, या इसको हम किस पर्पस के लिए यूज़ करें। क्योंकि आप जो ड्राइंग बनाते हैं, ये ड्राइंग जब आपके पास आगे जाती है कंस्ट्रक्शन फेज़ पे, या आपका जो क्लाइंट होता है, ठीक है, तो वो तो एक नॉन टेक्निकल आदमी होता है, ठीक है, आपका जो क्लाइंट है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए, या जब ये ड्राइंग साइट पे जाएगी कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसको जो है नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, बताने की ज़रूरत इतना नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने पहले से जो है उस ड्राइंग के अंदर मेंशन किया होगा कि ये ड्राइंग जो है फ़र्स्ट फ्लोर की है, तो फर्स्ट फ्लोर क्या है, आपके पास नोट्स हैं, और इसको आपने ड्राइंग के अंदर कैसे लिखना है। ये आपको विंडो के ऊपर ये एक छोटा सा ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसको हम सामने रिबन पे फिर इंशाल्लाह टेस्ट करेंगे। इसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा होता है कि टेक्स्ट वहाँ पे ऐड करोगे कैसे। अच्छा, कमांड के अंदर MTEXT भी लिख के आप कर सकते हो, ठीक है। या मैंने जैसे आपको पीछे हमने बात की डायमेंशंस की, ठीक है, तो जब आप डायमेंशंस ड्रा कर रहे होते हो,
तो डायमेंशन के साथ आप ये भी मेंशन कर सकते हो इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए। शायद कह रहे हैं कमेंट्स। अच्छा, कमेंट्स से मुराद मेरा ये है कि जब आप इसके अंदर कोई भी सामने ड्राइंग आपने बनाई होती है फ्लोर की या बिल्डिंग की या रोड की, उसके ऊपर जब आप नोट्स लिखते हो, ठीक है, कि ये रोड जो था 10 किलोमीटर्स लेंथ है, तो ये जो आपने लिखा है रोड 10 किलोमीटर है, ये आपके पास नोट्स हैं, ठीक है, या लेबल्स आप इसके ऊपर निशान लगा देते हो। नॉन टी शेप भी होता है, हाँ बिल्कुल, डिफरेंट शेप्स होती हैं आपके पास, ठीक है। तो आप जब डायमेंशंस ड्रा करते हो तो उस डायमेंशन के साथ आप मेंशन भी कर सकते हो कि ये डायमेंशन जो है फॉर एग्जांपल, या लेट से, ये अक्सर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी ने साइट पे एक्सपीरियंस किया है या थोड़ा बता दें कमेंट में, साइट पे ड्राइंग्स वगैरह किसी ने देखी हैं, कंप्लीट ड्राइंग्स किसी भी प्रोजेक्ट की? कमेंट में मुझे थोड़ा जल्दी बता दें। सब कह रहे हैं यस। और कोई? अच्छा, ड्राइंग्स जो होती हैं थोड़ा उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बेसिकली जब आप साइट पे जाते हो तो ड्राइंग्स में मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। एक आपके पास मैप होता है, पहला पेज, जिसको आर्किटेक्चर ड्राइंग कहते हैं, ठीक है, जो आप ऑटोकैड में बनाते हो। दूसरी आपके पास होती है स्ट्रक्चर ड्राइंग, ठीक है, जिसमें स्टील्स के बारे में सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। और थर्ड पेज होता है, उसको नोट्स कहते हैं, ठीक है। नोट से मुराद ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो पहला पेज है, लेट से, ठीक है, आर्किटेक्चर ड्राइंग जो है उस पर एक डायमेंशन, एक कॉलम बना हुआ है, ठीक है, या एक बीम बताई गई है, उसके साथ ये डायमेंशन का एरो बना हुआ है और ए लिखा हुआ है, लेट से, ठीक है। तो उस ए का क्या मतलब होता है? जो ही आप लास्ट पेज पे जाते हो नोट्स पे, वहाँ पे लिखा होता है कि ये ए का मतलब है यहाँ पे आपने जो है वो 20% स्टील यूज़ करनी है या 20 मीटर बार यूज़ करना है, ठीक है। तो उसकी कंप्लीट जो है वो डेफिनेशन लिखी होती है, लेकिन रेफरेंस कह सकते हो इन शॉर्ट पॉइंट, ठीक है, वो रेफरेंसेस हम यहाँ पे देते हैं। तो ये ऑप्शंस हम इंशाल्लाह नोट्स और लेबल्स में पढ़ेंगे। क्लियर है? अभी कोई इशू तो नहीं है किसी को? हम सब कह रहे हैं नो। चले मैं दोबारा बताता हूँ। अच्छा, जिनको क्लियर नहीं है, अच्छा, ड्राइंग के अंदर आप लोग जो है किसी भी चीज़ की डेफिनेशन लिखते हो, ठीक है, बनाने के साथ, उसको हम नोट्स या लेबल्स कहते हैं। ऑटोकैड के अंदर जो है इस ऑप्शन को हम नोट्स के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। लेट से आपने एक मैप बनाया है, उसके अंदर आपने रूम बनाया है, ठीक है, और उसके अंदर किचन गार्डन्स वगैरह बनाए हैं, ठीक है। तो आपने रूम के अंदर लिखा है कि ये मेरा बेडरूम है और इसकी जो लेंथ एंड विड्थ है वो 12/13 है या 13/15 है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो लिखना होता है, ये आपने लेबल उसके ऊपर जो लगाया, इसको हम नोट्स कहते हैं यार, इन शॉर्ट फॉर्म टेक्स्ट जो लिखते हो, ठीक है, ड्राइंग के अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है, उसको हम नोट्स या लेबल्स कहते हैं। चले ठीक है, आप लोगों के यस नो में मुझे इशू हो रहा है, मुझे कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने एक्चुअली मुझे क्लियर नहीं था। चले ठीक है, तो ये हम नोट्स एंड लेबल्स में देखेंगे। सॉरी तो नहीं हो, क्योंकि आप लोगों ने पता नहीं चल रहा कि कौन क्या कर रहे हैं। पहले ऑन नहीं करने हैं, फिर सिग्नल ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है, एट द एंड फिर बात करेंगे। अच्छा, तो ये आपका चैप्टर होगा, बस थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा। अच्छा, 2-3 स्लाइड्स हैं ताकि आज कवर करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर हम डायरेक्ट डिज़ाइनिंग के ऊपर जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट बस फिर सॉफ्टवेयर के ऊपर काम होगा, ये थ्योरी से जान छूट जाएगी। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर प्रॉपर्टीज़ है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़, अच्छा, आप लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी हुई है, ठीक है, याद है थोड़ा बहुत उसमें कि आपने उसमें लाइंस की टाइप्स पढ़ी थी। हमारे पास थिक लाइन होती है, थिन लाइन होती है, डॉटेड लाइन होती है, याद है थोड़ी सी? कुछ आइडिया है? थोड़ा बहुत याद है, ठीक है। फिर उसमें आपको ये भी याद होगा कि हमारे पास थिन लाइन जो है वो हम कंस्ट्रक्शन के अंदर कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसका क्या पर्पज़ होता है, थिक लाइन का क्या पर्पज़ होता है, ठीक है। लाइंस की टाइप्स और फिर उनकी जो डेफिनेशंस थी वो आप लोगों को याद होगी। अच्छा,
वो प्रॉपर्टी, अच्छा वो अब हम यहाँ पे यूज़ कैसे करेंगे मैप के अंदर, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से आप कहते हो कि थिक लाइन जो है, थिक लाइन का ये मतलब है कि ये बाउंड्री वॉल है, ठीक है। तो आपने जो ड्राइंग बनाई है, ठीक है, उस पे जहाँ पे आपने बाउंड्री वॉल को शो करना है, उस लाइन की टाइप को आप चेंज कर देते हो, उस लाइन की जो थिकनेस है वो ज़्यादा कर देते हो। तो बेसिकली वो क्या होता है, वो आप उस लाइन की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर रहे हो, ठीक है, ड्राइंग में शो करने के लिए। तो वहाँ पे नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो ही इंजीनियर देखेगा ड्राइंग को वो समझेगा यहाँ पे ये थिक लाइन है, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि इसका पर्पस जो है मेरे पास वो बाउंड्री वॉल है। या कहीं पे डॉटेड लाइन है तो डॉटेड लाइन हमें पता है कि वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है। तो ड्राइंग में कहीं भी डॉटेड लाइन देखेगा तो वो कहेगा ये इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है। तो अभी ड्राइंग के अंदर हम हर एक लाइंस को उसकी प्रॉपर्टीज़ देते हैं, ठीक है। अगर हम वॉल्स बना रहे हैं तो वॉल्स में हम उसका लेट से कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, उसकी लाइन टाइप को भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करें। जब आप ये ज्योमेट्री में जाएंगे ना, जो मैंने पहला चैप्टर आपको बताया लाइंस ड्रॉ करना, उसमें ये आपसे पूछेगा कि आप कौन सी टाइप की लाइन बनाना चाहते हो। तो वो टाइप बेसिकली क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। देन कहीं पे आप वॉल्स बनाते हो तो वॉल्स में लाइन का कलर चेंज कर देते हो, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो मैं ड्राइंग देखूंगा, ये जिस तरह आप स्लाइड के ऊपर देख रहे हो कि ये डोर्स आपको नज़र आ रहे हैं तो ये ब्लू कलर के हैं, वॉल्स आपको ब्राउन कलर की नज़र आ रही हैं, ठीक है। या ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, ये अभी इसको, ये जो मैं आपको लास्ट स्लाइड में बात कर रहा था, ठीक है, इसका कलर डिफरेंट है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए नक्शे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं कलर के लिहाज से, लाइन की टाइप्स के लिहाज से चेंज करते हैं, तो वो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक हो गया, ये क्लियर है। मतलब ड्राइंग आप देखते हो आपको डिफरेंट कलर्स की नज़र आती है, डिफरेंट टाइप्स की, तो बेसिकली वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब आप उसी के ऊपर कर्सर जा के रखोगे तो आपको बता देगा कि ये लाइन थिक है, ये लाइन थिन है, इस लाइन का जो है वो डायमेंशन क्या है, वो सब चीज़ें आपको इस प्रॉपर्टीज़ में बता देगा, ठीक है। तो ये हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। देन अच्छा ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अच्छा लेयर्स, इसमें थोड़ी अटेंशन देनी है, अच्छा जाग जाओ थोड़ा सा, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा इम्पॉर्टेंट से मुराद ये है कि जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स की ड्राइंग्स बनाते हो, एक बिल्डिंग है उसके 10 फ्लोर्स हैं, एक रोड है, ठीक है, उसकी लेंथ 100 किलोमीटर है लेट से, ठीक है। इंशाल्लाह आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे इंजीनियर लगोगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो वहाँ पे ड्राइंग जब बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि आपने 10-10 स्टोरीज़ बनानी है और फिर उसको ऐसे तरीके से बनाना है कि वो देखने वाले को भी जो है वो सही से समझ में आ जाए। एग्जैक्टली हंसफ मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम करते हो या आपके पास काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और आप चाहते हो कि मैं इसको जो है कैटेगरीज़ में डालूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो कि मैं पूरी बिल्डिंग में जितने डोर्स बनाए हैं, ठीक है, मैं ऐसी कोई इसमें ऑप्शन क्रिएट करूं या टेक्निक क्रिएट करूं कि उसमें ये सारे डोर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या वो उसमें सारे चले जाएं, या जितने मैंने वहाँ पे विंडोज़ बनाई हैं, ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो वो मुझे देखें पूरी बिल्डिंग में। अगर ऐसा ऑप्शन हो कि वो जब मैं ऑफ़ करूँ तो पूरी बिल्डिंग के अंदर जितने डोर्स हैं वो गायब हो जाएँ, ठीक है, या पूरी बिल्डिंग के अंदर जितने स्टेयर्स मैंने बनाई हैं तो ऐसा ऑप्शन हो मैं जिसको ऑन करूं तो वो मुझे दिखाई दे ड्राइंग के अंदर, और उसको मैं ऑफ़ करूं तो वो बिल्कुल गायब हो जाए मुझे ड्राइंग से, ठीक है। या एक और एग्जांपल मैं आपको आसान सी देता हूँ, आपने पूरी ड्राइंग के अंदर डायमेंशंस बनाए हैं, ठीक है, हर एक वॉल की आपने डायमेंशंस बताई हैं, ठीक है। अब आप कहते हो कि ये मैं इसको हटाना चाहता हूँ, मुझे अभी के लिए ज़रूरत नहीं है कि मैं ये मुझे शो हो, बाद में जब मैं ज़रूरत होगी तो मैं इसको जो है वो देख सकूँ। तो अब आप ये तो नहीं कर सकते कि वो डायमेंशन ड्रा करें और फिर जब ज़रूरत ना हो डिलीट कर दें और फिर जब ज़रूरत हो फिर ड्रा करें, तो ये तो एक बहुत कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो इससे बचने के लिए हम उसको डिफरेंट लेयर्स से मुराद कैटेगरीज़ में है, ठीक। अच्छा ये आपके पास ऑटोकैड में एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, ठीक है। लेयर से मुराद ये होती है कि आपने ऑप्शन के ऊपर जाके क्रिएट करना है, लेट से लेयर को क्लिक करना है, वहाँ पे लिखना है वॉल्स। वॉल्स से मुराद एक एग्जांपल है कि मेरी बिल्डिंग के अंदर जितनी वॉल्स हैं, ठीक है, जब वो मैं बना रहा हूँ तो वो इस
ये जो मेरी लेयर है इसके अंदर वो स्टोर होती जाएँ। जब आप बिल्डिंग के अंदर वॉल्स बना रहे होगे तो वो उस लेयर के अंदर स्टोर होती जाएंगी, ठीक है। फिर आप जाओगे दूसरा ऑप्शन क्लिक करोगे, वहाँ पे लिखोगे विंडोज़, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। फिर आप अपनी बिल्डिंग के या मैप के अंदर कहीं पे भी विंडोज़ बना रहे हो तो वो उस ऑप्शन के अंदर स्टोर होती रहेंगी, लेकिन सामने आपको दिखाई देंगी, ठीक है। बैकग्राउंड में वो उस ऑप्शन के अंदर स्टोर हो रही होती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह आपने और भी ऑप्शंस, लेट से डोर्स हो या और भी जितनी भी कंपोनेंट्स आप बिल्डिंग के बनाते हो, ठीक है। डायमेंशंस आप कर रहे हो तो ठीक है, आप वहाँ पे ऊपर लेयर क्रिएट करते हो, लेयर ऑप्शन क्लिक करते हो और लिखते हो डायमेंशंस, ठीक है। तो नीचे जो आप ड्राइंग के ऊपर डायमेंशंस बना रहे होते हो तो वो उस ऑप्शन के अंदर स्टोर हो रहे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो बात हो गई स्टोर होने की। अच्छा, आपने काम कंप्लीट कर लिया, आपने हर एक चीज़ सामने रख दी। अब आप कहते हो कि मैं ये जो ड्राइंग है इसके अंदर डायमेंशन जो है ये मैं अभी नहीं देखना चाहता। तो आप ऊपर जहाँ पे क्लिक किया था और लिखा था डायमेंशंस, ठीक है, वहाँ पे जाके ऑप्शन होगा ऑफ़, उसको ऑफ़ करोगे तो पूरी ड्राइंग से डायमेंशंस के जो ऑप्शंस है वो गायब हो जाएंगे। इसी तरह वॉल्स आप कहते हो मैं नहीं देखना चाहता, वॉल्स इसमें से उड़ जाएंगी, ठीक है। फिर आप कहते हो कि बाद में ज़रूरत पड़ गई तो ऑन करोगे तो वापस आपको दिखाई देंगे, ठीक। तो ये एक तरीके से आपको मैनेजमेंट। अच्छा, इसका दूसरा फ़ायदा क्या होता है? दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि आपके पास 10 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। अब आपने वॉल्स बना ली, डोर्स बना लिए, विंडोज़ बना लिए, ठीक है ना। तो अब आप कहते हो कि उनकी जो डायमेंशन है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ, लेंथ चेंज करना चाहता हूँ, लेट से आप कहते हो कि मुझे गलत बताया गया है कि पहली स्टोरी में जो है वो दरवाजे की जो लंबाई थी वो 10 फुट थी, इसकी एक्चुअली लंबाई जो थी वो 8 फुट थी, मुझे अब ये प्रॉब्लम सही करना है। तो ये कैसे होगा? क्योंकि आपके पास तो 10 स्टोरी बिल्डिंग है। अब आप कहोगे कि यार मैं एक एक फ्लोर पे जाऊँ और फिर एक एक ऑप्शंस को देखूँ, तो ये तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अब इससे बचने के लिए आप इसी लेयर के ऑप्शन पे जाओगे, जो इस लेयर के अंदर जाओगे क्लिक करोगे, क्योंकि पूरी बिल्डिंग का जितना डॉट्स का काम है उसके अंदर स्टोर होगा। सिर्फ आपने थोड़ी सी डायमेंशन को एडिट करना है और ये पूरी बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे आपने डॉट्स को करेक्ट करना था वो करेक्ट कर देगा। ये इसका बेहतरीन फ़वाद है, ये आपको बड़े प्रोजेक्ट्स में जो है काम देगी। अभी क्लियर है? कमेंट में बताओ यार, थोड़ा बहुत 1-2% क्लियर हुए? ठीक है, मतलब जागे हुए हो। अच्छा, तो जो मैं आपको ऑप्शंस की बात कर रहा था वो इस स्लाइड पे देखें। ये स्लाइड पे आप देखें, सामने आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ये वॉल्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये डोर्स लिखा हुआ है। तो जितना यहाँ पे ये टिक का मतलब ये है कि आपको पूरे इस ड्राइंग के अंदर वॉल्स जो हैं वो शो कर देगा। अच्छा, इसमें फिर आप कलर भी दे सकते हो कि जो पूरी बिल्डिंग के अंदर डोर्स हैं या वॉल्स हैं उनका कलर यहाँ पे अब ब्लू बताया गया तो मुझे ब्लू शो करे। मीन्स इन शॉर्ट जो है वो यहाँ से आप हर एक चीज़ की जो है वो प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हो। जो पीछे प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, किसी भी चीज़ को प्रॉपर्टीज़ देना कलर की या लाइन की, उसको आप यहाँ पे इन शॉर्ट चेंज कर सकते हो। ये आपका एक हिसाब से कंट्रोल रूम होता है पूरी ड्राइंग का, इसको आप कंट्रोल रूम भी कह सकते हो लेयर्स को। यहाँ से आपकी पूरी ड्राइंग कंट्रोल होती है, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्ट को आप इजीली, ठीक है, कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। अच्छा, इसका एक और बेनिफिट ये है कि आप कोई नई ड्राइंग जब बनाते हो ना, ठीक है, नई ड्राइंग, तो यहाँ से इसको उठा के वहाँ पे भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। शायद कह रहा है ये आपका जो सामने रिबन होता है ऑटोकैड का, ठीक है, ऑटोकैड के रिबन में आपको ये शो हो रहा होता है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ हम एज आउटलाइन ओवरव्यू पे चल रहे हैं। तो ये लेयर्स था, ये बिल्कुल ऑटोकैड सामने आपको नज़र आता है लेयर्स का ऑप्शन। आप स्क्रीन ओपन करते हैं तो राइट साइड के टॉप पे, ठीक है, राइट साइड टॉप पे। तो ये चैप्टर हम लेयर्स का देखेंगे। देन लास्ट वन है, लोग अभी खुश हुए होंगे कि चलें लास्ट आ गए। तो देन लास्ट जो है लेआउट्स के ऊपर आएंगे। लेआउट से मुराद कि आपने ये जो ड्राइंग बनाई है अब इसका आपने प्रिंट भी निकालना है,
ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे तो आप कंप्यूटर लैपटॉप तो लेके जा नहीं सकते। ठीक है, तो उसके लिए फिर हर एक प्रिंट के लिए पेज के डायमेंशंस होते हैं। जिस तरह आपके ये यूनिवर्सिटी में पेजेस होते हैं A4, नॉर्मली आपका कॉपी साइज़ होता है, लेकिन ड्राइंग के पेजेस हैं वो इससे बड़े पेजेस होते हैं। ठीक है, तो आप कहते हो कि जब मैं इस ड्राइंग का प्रिंट निकालूं तो ये उसके साइज़ के मुताबिक जो है मुझे सही नज़र आए, तो इसको हम कहते हैं लेआउट। तो फिर जब ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके लेआउट के ऊपर हम जाएंगे कि आया अब इस कौन से साइज़ में ये आनी चाहिए प्रिंट होकर हमारे पास फाइनल। या लेट से आपने एक ड्राइंग बनाई, ऐसे तो नहीं होता कि स्ट्रेट अवे आप प्रिंट की कमांड दोगे और आपके पास वो प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि डायमेंशंस का डिफरेंस होता है ऑटोकैड का और आपका जो प्रिंटिंग डिवाइस होता है। ठीक है, प्रिंट स्पेस कह सकते हो या प्रिंट लेआउट। तो इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह लास्ट चैप्टर में देखेंगे। तो ये बेसिकली हमारा फोकस जो था 2D के ऊपर था। अगर इंशाल्लाह लास्ट में टाइम मिला तो हम 3D की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, एंड बुक्स जो हैं बुक्स आप इसमें से देख सकते हैं, मास्टरिंग ऑटोकैड या कंप्यूटर एडिट। तो नॉर्मली जो है बुक्स में इसलिए प्रेफर नहीं करता क्योंकि ये जो है प्रैक्टिकल चीज़ है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बुक की स्टडी करने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं। हाँ, एज सच कमांड्स के लिए आप देख सकते हैं ख़ुद को क्लियर करने के लिए। ठीक है, लेकिन जितना प्रैक्टिस आप करेंगे तो उतने ही आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो ये आज का सेशन था आप लोगों का। तो अभी किसी की कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है 1 बाय 1। आप माइक ऑन कर सकते हैं। ठीक है, माइक ऑन करके 1 बाय 1 पूछना है, शोर नहीं डालना है। प्रोवाइड से मुराद देखिए डायमेंशंस। जी जी, जी जी। अच्छा अच्छा, आप स्टैंडर्ड डायमेंशंस की बात कर रहे हैं कि जब आपको कोई क्या मैप बना के दो। ठीक 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 ठीक। तो उसमें नॉर्मली जो है वो फिर आप रिक्वायरमेंट की तरफ जाओगे। अगर आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की तरफ जा रहे हो तो नॉर्मली जो घर होते हैं उसके पास हमारी जो हाइट होती है वो 7 फीट या 8 फीट डोर की जो हाइट होती है। इस तरह विथ आप जो है वो 4 फीट 5 फीट कर सकते हो, लेकिन डिफरेंट होती है, एग्जैक्ट आप बता नहीं सकते। ठीक है, कहीं पे रेजिडेंशियल जो बंगले वगैरह जिसको कहते हैं, ठीक है, उनके अंदर डोर्स की हाइट लेंथ या विथ डिफरेंट होती है। ठीक है, तो कुछ एज सच स्टैंडर्ड नहीं है इसमें। ठीक है, कि आपको इतना ही रखना चाहिए। हाँ, आप बीम कॉलम्स की कह रहे हैं या वॉल्स की हाइट कह रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड हैं, उनके स्टैंडर्ड हैं कि आपने बीम की हाइट विथ कैसे रखनी है या वॉल की हाइट कितनी रखनी है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो किसी का? शायद व्हाट्सएप पे तो नहीं है, आपको पोर्टल पे ही मिलेंगे ये नोट्स। ठीक है, अच्छा बताएं क्लास कैसी रही आज की? अभी माइक ऑन करके बता सकते हो अभी कमेंट को छोड़ो यार। ठीक है, कुछ समझ में आया कि क्या पढ़ेंगे और क्या होगा आगे? ठीक है, तो सेटअप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इसका। ठीक है, आज या कल तक इंशाल्लाह इसका लिंक मैं अपलोड कर दूँगा। हाँ, और नेक्स्ट क्लास के लिए ऐसे करना है कि मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप जो सेशन होगा वो मोबाइल के ऊपर ऑन कर लें और साथ लैपटॉप पे आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, अगर जो लैपटॉप पे कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई लैपटॉप के ऊपर सेशन कर रहा है तो वो फिर विंडो मिनिमाइज़ और बार बार उसको इश्यूज़ होंगे, इसलिए मैं कह रहा था। ऑटोकैड 6 बेसिकली डिफरेंट है ना, वो उसके टोटली सिस्टम ही चेंज है, उसमें कमांड सिस्टम है सब। तो आप अगर वो आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर छोड़ो उसको, क्योंकि आजकल